चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे सर। बहुत बढ़िया। कॉमिक्स दिख रही है सर? सही बच्चे कह रहे हैं सर, कॉमिक्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रही है। आज कॉमिक्स का चैप्टर है सर रेमेडीज फॉर ब्रीच, है ना। रेमेडीज फॉर ब्रीच जानने से पहले आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है आज हमें मोदी मुझे क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है सर ब्रीच होता क्या है, धोखा होता क्या है। जब भी अंतरात्मा से आपकी आवाज आए, बिल्कुल अंजलि की तरह, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर, तो समझ जाना राहुल इज अ चीटर, समझ जाना कि भैया वो क्या है सर, ब्रीच है, ब्रीच है, ब्रीच है। यह अंतरात्मा से आवाज है। आज मुझे पता लगा तुमने मेरी पीठ पे छूना भोगा भैया, तुमने मेरी पीठ पे छूरा भोगा, तुमने मेरी पीठ पे छूरा भोगा, घच आ। तो ये क्या भैया? ये भैया ब्रीच है, भैया ब्रीच है, पीठ पे छूरा भोग दिया, ब्रीच है। या तुम्हें पता लगा तुमने भैया आस्तीन का सांप पाल लगा। आज मुझे पता लगा कि मैंने आस्तीन का सांप पाल रखा था, आस्तीन का सांप, टीनी नागिन की तरह आस्तीन का सांप। तो भैया क्या है ये भैया इसका मतलब तुम कानूनी भाषा में कहना चाह रहे हो कि भैया सामने वाले ने ब्रीच कर दिया, ब्रीच कर दिया, ब्रीच कर दिया, धोखा कर दिया। तो भैया ये फिल्मी डायलॉग, ये फिल्मी डायलॉग एक ही चीज को दिखाते हैं कि आपने ब्रीच किया है, धोखा किया है। वाह सर, मजा आ गया सर, बच्चे कह रहे हैं मजा आ गया सर, है कि नहीं बात? सर ब्रीच किया है। अब ब्रीच की अगर बात करें तो ब्रीच का मतलब लीगल सेंस में क्या होता है सर? पार्टी रिफ्यूज और फेल टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी मना कर दे कि भैया हम ना कर रहे, हम ना कर रहे, हम ना खेल ले, हम ना खेल ले, तो धोखा होता है। कल को मैं तुम्हें मना कर दूं, मैं ना पढ़ा रहा, क्या कर लोगे? ना पढ़ा रहा, मैं बिल्कुल ना पढ़ा रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया ब्रीच है, ब्रीच है, धोखाधड़ी है। अब एक तो धोखा, और धोखे के भी प्रकार, उरी दादा, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक होता है एक्चुअल ब्रीच। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में क्या डिफरेंस है सर? बहुत ही प्यारा डिफरेंस है, बहुत ही प्यारा। मैं आपको बहुत बढ़िया से एसआर के बना के रिवाइज करा देता हूं, तो अब आपको है ना बिल्कुल लगेगा चैप्टर ब्रीच टॉपिक बिल्कुल हमारी मुट्ठी में है। सर ब्रीच, ब्रीच के भी दो प्रकार होते हैं, याद आ गई बात सर। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है पुष्पा? ए पुष्पा, एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है सर? ड्यू डेट से पहले धोखा देना। जिस दिन ड्यू डेट है परफॉर्मेंस की ड्यू डेट से पहले ब्रीच कर दिया, धोखा दे दिया, ड्यू डेट से पहले धोखा, है कि नहीं बात? ठीक है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो बिल्कुल ब्रीच है। शादी के मंडप में भाग गई थी लड़की, तो भैया क्योंकि उसका यूपीएससी क्लियर हो गया था, तो भैया वो बिल्कुल धोखाधड़ी के बराबर है, धोखाधड़ी के बराबर है कि नहीं बात? फिर वो बेचारा आईएएस बन गया। ये लो भैया, बीच का कोई कुछ नहीं है ना, राइट, ड्यू डेट से पहले। और अगर मैं बोलूं एक्चुअल ब्रीच, है ना, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है भैया? एक्चुअल ब्रीच होता है ड्यू डेट पर धोखा, है कि नहीं बात? राइट, यानी कि तुम डेट पर गए, जिसके साथ डेट पर गए वही ना आया भैया, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो तुम ड्यू डेट पर ही धोखा हो गया। ले भैया ले, अरे भैया कहाँ हो भैया, इतनी देर हो गई, 8:15 बज गए, आए ना क्या? मैं ना आ रही, क्या कर लेगा, मैं ना आ रही। ड्यू डेट पर धोखा, है कि नहीं बात? वो हो गया सर एक्चुअल ब्रीच, यानी डेट से पहले मना कर दो एंटीसिपेटरी ब्रीच, डेट पर ही मना कर दो एक्चुअल ब्रीच। समझ गए सर? धोखे के दो प्रकार होते हैं। समझ गए सर? मजा आ गया सर? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? दूसरा सर, अगर हम पहले टॉपिक पे जाएं, एंटीसिपेटरी ब्रीच भी दो प्रकार के होते हैं सर। एक तो होता है एक्सप्रेस मतलब आपने बिल्कुल बोलकर, शब्दों से बोलकर मना कर दिया, ना कर रहे काम, ना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे। एक होता है सर इंप्लाइड ब्रीच, है ना, राइट। एक्चुअल ब्रीच और इंप्लाइड ब्रीच समझ चुके हो सर? इंप्लाइड ब्रीच का मतलब है कि तुमने बिना कहे ये बात साबित हो गई कि भैया, है ना, धोखा हो गया है, धोखा हो गया। कैसे भैया? कैसे? मैंने भैया किसान से कहा फसल तू मुझे बेचेगा, तू मुझे फसल बेचेगा।
किसान ने मेरे को फसल बेचने की ड्यू डेट से पहले ही वो फसल किसी और को बेच दी और मुझसे कुछ कहा नहीं, तो भैया किसी और को सामान बेच दिया तो धोखा हो गया। सजनी ने गजनी से वादा किया, सजनी ने गजनी से वादा किया, सजनी गजनी, याद आ गई होगी बात कि भैया विवाह करूंगी तो तुमसे करूंगी वरना किसी से जिंदगी में विवाह नहीं करूंगी। लेकिन सजनी ने विवाह डेट से पहले रजनी से विवाह कर लिया, है ना, रजनी से विवाह कर लिया। तो बिना बोले, बिना गजनी को बोले रजनी से विवाह कर लेना होता है इंप्लाइड ब्रीच। अब बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, अब तो भैया दूसरा विवाह करते ही पहले विवाह का कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड ब्रीच माना जाता है, इंप्लाइड ब्रीच माना जाता है। मजा आ गया सर, समझ गए सर। इन दोनों ही केस में जो भी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है रे मुन्ना, जो भी तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है, इन दोनों ही केस में बताओ तुम क्या कर सकते हो। सर पहला बोलो पेंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल रिप्यूडिएट कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो सर? सर अगर तुम्हारी अंतरात्मा कहती है नहीं 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 नहीं, मुझे पता है एक्चुअल ड्यू डेट पर, अभी तो ड्यू डेट से पहले की बात है, पर एक्चुअल ड्यू डेट तक, है ना, वो मुझसे बिल्कुल शादी करने आएगा, जरूर करेगा, तो कयामत के दिन का वेट कर सकते हो। याद आ गई बात? तो डायलॉग लिखवाया था मैंने क्लास में, वेट टिल कयामत का दिन, यानी ड्यू डेट तक, ड्यू डेट तक आप कयामत के दिन तक वेट कर सकते हो। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? और मुन्ना इसमें एक और खतरनाक बात थी, अगर आपने कयामत के दिन तक वेट किया, अगर आपने कयामत के दिन तक वेट किया तो कयामत वाले दिन यानी ड्यू डेट वाले दिन, ड्यू डेट पर क्या होगा? अगर सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, जिसने धोखा दिया वो कह रहा मैं परफॉर्म कर दूंगा, तो क्या होगा सर? आपको परफॉर्मेंस लेनी पड़ेगी, आपको परफॉर्मेंस लेनी पड़ेगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट धोखा देने वाली पार्टी कह रही है मैं परफॉर्म कर रहा हूं भैया, कर रहा हूं, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा रहा, पहले कर लो, क्या कर लोगे? तुमने ड्यू डेट तक इंतजार किया, मैंने कहा पढ़ा रहा हूं भैया, पढ़ा रहा हूं भैया, मेरे मुंह से निकल गया भैया, मेरे मुंह से निकल गया, पढ़ा रहा हूं मैं तो, है ना। परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करिया, करने का, है ना, पूरा का पूरा इंतजाम कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू एक्सेप्ट। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे खतरनाक बात जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बीच में सेक्शन 56 लग गया, याद आ गई बात? सेक्शन 56 लग गया यानी कि इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, इम्पॉसिबिलिटी। तो भैया क्या करना पड़ेगा? फिर आपको कोई डैमेज नहीं मिलेंगे, कोई डैमेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब इसमें कोई धोखाधड़ी मानी नहीं जाएगी। सर ऐसे कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे आज बोला कि मैं 2 महीने के बाद तुम्हें प्लास्टिक बेचूंगा, 2 महीने के बाद तुम्हें प्लास्टिक बेचूंगा, 2 महीने के बाद प्लास्टिक बेचूंगा। अरे पुष्पा, प्लास्टिक 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 बेचूंगा, 2 महीने के बाद प्लास्टिक बेचूंगा, 2 महीने के बाद प्लास्टिक बेचूंगा, 2 महीने के बाद प्लास्टिक बेचूंगा। हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैंने तुम्हें मना कर दिया मैं नहीं बेच रहा, तुम्हें क्या कर लोगे? मैंने तुम्हें मना कर दिया मैं नहीं बेच रहा प्लास्टिक, क्या कर लोगे? तुमने कहा कोई बात नहीं सर, इंतजार करेंगे, कयामत का इंतजार करेंगे, ड्यू डेट का इंतजार करेंगे। और ड्यू डेट आने से पहले, यानी ड्यू डेट आने से पहले, है ना, ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट तक प्लास्टिक पे क्या लग गया सर? बैन लग गया, बैन, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी आ गई, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया। तो जब मैंने धोखा दिया उस तक कयामत के दिन से पहले, ड्यू डेट से पहले वो अगर बैन हो गया तो मैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मजा लूंगा, मैं कहूंगा मेरा धोखा तो बेकार हो गया, मेरे धोखाधड़ी से क्या होगा? मैंने तो तुमने कहा वेट कर लो, वेट कर लिया तुमने, अब मेरे धोखे से ऊपर क्या निकल गया? इम्पॉसिबिलिटी निकल गई, तो अब मुझे कोई डैमेज देने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें धोखा दिया ऐसा नहीं कहा जाएगा। इसे याद कर लोगे बात सर, है ना। इम्पॉसिबिलिटी की केस का नाम याद है? केस का नाम याद है सर? ये इसके लिए केस आया था, कौन बालक होशियार बालक बताया केस का नाम? बोलो। भूल गए रे मुन्ना? सर केस का नाम था
एवरी वर्सेस भुवन। भैया भूल ना जाना बचपन का प्यार, भूल ना जाना भैया, है ना। इम्पॉसिबिलिटी क्या आई थी, उसने कहा मैं कंटिन्यू करूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, कयामत के दिन तक कंटिन्यू करूंगा। कयामत के दिन से पहले लड़ाई हो गई, खेल खत्म, पैसा हजम, अब बी स्यू नहीं कर सकता। तो केस का नाम है एवरी, AVERY वर्सेस BOWEN। केस का नाम क्या याद रखेंगे सर, AVERY वर्सेस BOWEN, बोवन। एवरी वर्सेस BOWEN, एवरी वर्सेस बोवन। समझ गए सर, मजा आ गया सर। ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच का। सर अब एक्चुअल ब्रीच पे आते हैं सर। ड्यू डेट पे आप पहुंच चुके हो, एक्चुअल ब्रीच पे आते हैं। ड्यू डेट पे आप पहुंच चुके हो, एक्चुअल ब्रीच पे आते हैं। ड्यू डेट पर क्या होगा सर, ड्यू डेट पर फिर से वही बातें, दो बातें हैं सर, ऑफिस की तरह। आपने एक्चुअल ब्रीच किया ऑन द ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट वाले दिन, जिस दिन परफॉर्मेंस देनी थी उस दिन एक्चुअल ब्रीच किया, या फिर आपने ब्रीच किया ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, यानी कि ड्यू डेट वाले दिन भी जब परफॉर्मेंस चालू थी तब क्या किया आपने, एक्चुअल ब्रीच किया, है ना। तो भैया धारा 55 क्या कहती है भैया, धारा 55 क्या कहती है, धारा 55 कहती है या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दें, या दूसरा ऑप्शन क्या है भाई हमारा, दूसरा ऑप्शन क्या है ना, राइट, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू मान के डैमेज क्लेम करें एंड बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट, यानी बचा हुआ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टॉलमेंट वाली बात है, ठीक है ना। तो जिस दिन इंस्टॉलमेंट नहीं आई पहली उस दिन के डैमेज ले लो, बची हुई इंस्टॉलमेंट को, है ना, बचा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। ये है सर आपका पूरा ब्रीच, है ना। कुछ बालक कह रहे हैं सर एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है, हाँ बिल्कुल होता है सर बाल को, एक नजर में भी प्यार होता है, दैट इज योर फुल ब्रीच। हाँ, एक्सप्रेस ब्रीच का कौन सा केस था सर, एक्सप्रेस ब्रीच का केस का नाम था फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। कि भैया ने साफ साफ बोल दिया मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये था सर पूरा आपका ब्रीच, ये था पूरा आपका ब्रीच, ये था पूरा आपका ब्रीच, ये था पूरा आपका ब्रीच। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, जल्दी बोल दो, है ना। इतनी बात हो गई, हाँ सर सब कह रहे हैं सर मजा आ गया सर, बिल्कुल एक नजर में ही पूरा ब्रीच रिवाइज हो गया। अब सर देख लेते हैं सर, है ना, अब सर हमारे नोट्स में देख लेते हैं क्या है सर। ये लिखी बात फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, एक्चुअल एंटीसिपेटरी ब्रीच, सीधा सीधा बोलकर ए ने कहा बी से कि भैया मैं शादी करूंगा, बाद में एब्सोल्युटली क्या हो गया सर, है ना, शादी करने से मना कर दिया, एब्सोल्युटली बोलकर बोल दिया नहीं कर रहा शादी, एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गया। इंप्लाइड ब्रीच क्या हुई है, मैंने तुमसे बोला 10 अगस्त तक मैं तुम्हें अपना व्हाइट हॉर्स बेचूंगा, पर 1 अगस्त को ही मैंने अपना व्हाइट हॉर्स किसी और को बेच दिया, इंप्लाइड ब्रीच शादी वाला। सजनी ने गजनी को बोला शादी करूंगी 20 तारीख को करूंगी, पर 18 तारीख को सजनी ने गजनी की जगह रजनी से शादी कर ली, तो एक्चुअल ब्रीच ओ, है ना, एंटीसिपेटरी ब्रीच इंप्लाइड मानकर। सर एंटीसिपेटरी ब्रीच में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ड्यू डेट का इंतजार कर सकते हैं। अगर आपने ड्यू डेट का इंतजार किया, अगर आपने ड्यू डेट का इंतजार किया, कयामत के दिन वेट करने का इंतजार किया, तो सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी सेक्शन 56 आपके ऊपर लग सकता है, याद आ गई होगी बात। और आप एवरी वर्सेस भुवन की तरह फिर आप केस नहीं कर पाएंगे, 56 लग गया तो भाई 56 लग गया, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, ये मैंने आपको बता दिया सर। बहुत मजा आया, बच्चे कह रहे बहुत मजा आया सर। एक्चुअल ब्रीच में, एक्चुअल ब्रीच में सेक्शन क्या बोलता है सर, एक्चुअल ब्रीच में बोलता है या तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस या ड्यूरिंग द कोर्स, या तो जिस डेट को, जिस डेट मान लो तुम्हारी शादी होनी थी, है ना भैया, मान लो 20 तारीख की शादी थी, है ना, नलायकों मैंने तुम्हें कंगना रनौत की पिक्चर भी दिखाई है इसमें, नलायकों भूल गए क्या, कंगना रनौत ने 20 की सुबह को मना कर दिया, याद आ गई बात, राजकुमार राव ने शादी के दिन मना कर दिया, शादी के दिन मना कर दिया नहीं करूंगा शादी, एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट। दूसरी क्या थी, शादी करते करते मना कर दिया, 2 फेरे लिए अब ना कर रहा मैं, और एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। हाँ अब कह रहे बच्चे, हाँ याद आ गई सर, याद आ गई, है ना, तो नालायक को दिमाग में रखो ना उसको। सर देखो ये बात,
ड्यूरिंग द कोर्स, काम करते करते मना कर दिया और नहीं कर रहा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने मना कर दिया कल से ना पढ़ाऊंगा मैं। एक्चुअल ब्रीच ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ये देखो क्या लिखिए बात, इमली ने बेरी को बेचनी थी खटाई 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट तो दे दी, सबसे खतरनाक बात, और दूसरी इंस्टॉलमेंट देने से मना कर दिया। तो पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, काम पूरा पहली इंस्टॉलमेंट का। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, एक्चुअल ब्रीच इन परफॉर्मेंस, एक्चुअल ब्रीच इन परफॉर्मेंस। याद आ गई बात सर, ठीक है ना। अब एक बात और पढ़ लेते हैं सर, अगर आपका एक्चुअल ब्रीच हुआ है, ठीक है ना, राइट, तो आपके पास क्या रेमेडी है। पहली रेमेडी जो एसआरके में बनाई हमने, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। दूसरी रेमेडी, आप डैमेजेस ले लो और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखो। ये एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड केस है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है, इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, टन्नू वर्ड्स बनो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड है। शकीरा लहरी आई, शामिना मीना वे को वाका वाका वे ओ, वाका वाका गाने आएंगे हम। शकीरा लहरी आई, वाका वाका गाऊंगी, वाका वाका, है ना, राइट। 2 महीने तक लगातार सैटरडे संडे वाका वाका वे ओ, वाका वाका गाऊंगी। 6th नाइट को उन्होंने वाका वाका गाने से मना कर दिया, एब्सेंट हो गई खुद। अब जो थिएटर वाला है, जो होटल वाला है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो कैंसिल कर दे, कह दे शकीरा को, हो शकीरा लहरी अब मत आजियो, दिख मत जियो मेरे होटल के आसपास, और तेरे ऊपर केस करूंगा, डैमेजेस निकाल, कंपनसेशन दे, बेइज्जती हो गई है, टिकट बिक गए, वाका वाका ना गाई, है कि नहीं बात, राइट। दूसरा क्या कहता है सर, आप कह सकते हो शकीरा से कि दीदी 6th को नहीं आई ना, 6th को नहीं आई, 6 का तो कंपनसेशन दे दे, तो बेइज्जती हुई है, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अगले दिन से आ जाइए, अगले दिन से धोखा मत करियो, 7th नाइट से आ जाइयो, 7th नाइट से आ जाइयो, है ना। वीर जी इतने टुच्चे सवाल क्यों पूछते हो। 55 है इफेक्ट ऑफ एक्चुअल ब्रीच, 55 है इफेक्ट ऑफ एक्चुअल ब्रीच, 56 है इम्पॉसिबिलिटी। यानी सेक्शन 56 पिछला चैप्टर है इम्पॉसिबिलिटी, है ना। इम्पॉसिबिलिटी भूल गए, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। 55 है इफेक्ट ऑफ एक्चुअल ब्रीच। अगर एक्चुअल ब्रीच हुआ तो उसका असर क्या होगा, उसके 2 असर होंगे। पहला असर, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखे, डैमेजेस लेने, दूसरा असर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। 55 56 दोनों बहुत अलग अलग दुनिया की चीजें हैं, है कि नहीं बात। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, चैन से सुना तो जागो, ध्यान से वीडियो को देखोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। 2x पे नहीं देखने का, सर मैं 2x पे नहीं 2.5x पे देखता हूं, उदी दादा, है ना, 1x पे ही देखो भैया रे। सर रेमेडी क्या है, बस एक रेमेडी आज पढ़ते हैं, बाकी तो फिर आप बाद में पढ़ लेंगे सर। ऑर्डिनरी रेमेडी, सबसे पहली रेमेडी है सर एमपी माइनस सीपी। याद आ गई बात, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिल्कुल सही स्नेहल, है कि नहीं बात। एमपी माइनस सीपी सर केस, ये देखो, अब आपके पास पहली रेमेडी चाहे एक्चुअल ब्रीच हो चाहे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो, एक्चुअल ब्रीच हो चाहे एंटीसिपेटरी ब्रीच हो, ठीक है ना, राइट। अगर बंदे ने 1 अक्टूबर को धोखा दिया तब प्राइस इतना था, या भाई साहब ने वेट किया 20 अक्टूबर का और धोखाधड़ी 20 अक्टूबर को हुई तो 20 अक्टूबर का 12,000 था। कॉन्ट्रैक्ट कितने पे हुआ सर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 8,000 का। अब उस धोखाधड़ी के चक्कर में मार्केट प्राइस कितना बढ़ गया, 10,000। तो एमपी माइनस सीपी 2000, 10 टन का कॉन्ट्रैक्ट था, आंसर आ गया। अब 20 अक्टूबर को क्या सर, 20 अक्टूबर को एमपी पहुंच चुका था 12,000, एमपी कॉन्ट्रैक्ट कितना था 8 का, 4 एमपी माइनस सीपी कितना है 4,000। ये डैमेजेस हो गए, ऑर्डिनरी डैमेजेस, इतने टोटल आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस वो होते हैं जो जर्नली आपको मिल जाते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो आप क्लेम कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी डैमेजेस का सेक्शन ये याद रखेंगे, एमपी माइनस सीपी, एमपी माइनस सीपी। बोलो समझ गए सर, राइट। तो भैया ये था आपका सिंपल सा सेक्शन, ऑर्डिनरी डैमेजेस एमपी माइनस सीपी। हाँ ठीक है भैया,
लेकिन ऑर्डिनरी डैमेजेस में, हाँ ये वाला केस और देख लेते हैं सर, ऑर्डिनरी डैमेजेस में रिमोट डैमेजेस नहीं मिलेंगे, है ना। ये केस लॉ कहता है देयर शुड नो रिमोट डैमेजेस, कोई रिमोट डैमेज आपको नहीं मिलेंगे, कोई रिमोट डैमेज आपको नहीं मिलेंगे, कोई रिमोट डैमेज आपको नहीं मिलेंगे, कोई रिमोट डैमेजेस नहीं मिलेंगे। सर याद आ गई बात, हॉब्स वर्सेस एसडब्ल्यू रेलवे कंपनी की बात याद आ गई नहीं आ गई? आगे सर याद आ गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, रेलवे कंपनी ने गलत जगह पे उतार दिया, बहुत ही जनजलाती, है ना, चिल मिलाती रात को उतार दिया किसी और स्टेशन पर, जिसकी वजह से कोल्ड कफ हो गया वाइफ को, मेडिकल एक्सपेंसेस। तो अंकल जी ने दो चीजें मांगी, एक तो भैया मुझे मेडिकल का खर्चा दो क्योंकि मेरी वाइफ बीमार हो गई, और तुमने मुझे गलत स्टेशन पे उतारा, गलत जगह पे उतारने का कंपनसेशन दो, कंपनसेशन फॉर इनकन्वीनियंस ड्यू टू अदर स्टेशन। तो क्या मेडिकल के एक्सपेंस मिलेंगे? सही बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, मेडिकल के एक्सपेंस नहीं मिलेंगे क्योंकि मेडिकल रिमोट कॉन्सिक्वेंस है, और कंपनसेशन गलत जगह उतारने का बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के ही खर्चे मिलेंगे, कंपनसेशन फॉर इनकन्वीनियंस मिलेगी, कंपनसेशन फॉर डैमेज, मेडिकल का खर्चा नहीं मिल सकता। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। आगे के, है ना, ऑर्डिनरी डैमेज हमने पढ़ लिए, स्पेशल डैमेजेस हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, स्पेशल डैमेज हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक आपको बताइए करना क्या, पूरे में से पूरे नंबर लाने की तैयारी करनी है, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, जी जान लगा के पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं। बिल्कुल सही सर। पूरी दादा सांस फूल गई भैया, पानी ला दो रे, पानी, है ना सर, पानी वहां रखा है। तो चलो सर, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगला लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि बहुत सारे डैमेज हम उसमें पढ़ने वाले हैं, है ना, राइट, क्वांटम मेरिट तक, और उसके बाद खल्लास, हे खल्लास, कॉन्ट्रैक्ट खल्लास हो जाएगा सर। तो चलो टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, जल्दी मिलते हैं। तैयारी करते रहिए, जम के टेस्ट देते रहिए ईमानदारी से, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, टेंशन नहीं लेने का लॉ में। ऐसा सुना है या नज़र लग गई मुझे, या उस फलाना बच्चे को या उस फलाना पर्सन को नज़र लग गई, नज़र उतारनी पड़ेगी, सुना है ना। तो घर में भी आप सुनते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ इसकी बिल्कुल सच्चाई कि इसकी सच्चाई क्या है। नज़र आपको लगी है या मुझे लगी है, राइट, ये ज़रूरी नहीं है। नज़र उस बंदे को लगी है जो बेचारा गरीब है, जो आजकल के ज़माने में रोज़ 100 रुपये तक कमाने के लिए, अपने घर वालों को रोजी रोटी कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है बेचारा। उसे ये नहीं पता शाम को घर पे जाकर पैसे दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, क्या रोजी रोटी कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। जो ठेले पर बैठा है, एक छोटे से रिक्शे पर रिक्शा चला रहा है, राइट, नज़र तो उसे लगी है। अगर आप एसी कमरे में बैठकर या कूलर के सामने बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो भैया आपको कहाँ नज़र लगी है? आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास नेसेसिटीज तो है, नेसेसिटीज तो बहुत बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास कंफर्ट तो है, एसी तो है आपके घर में, मोबाइल तो है, अच्छा, राइट, घर वालों ने पढ़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए, आपकी ज़िंदगी को आराम देने के लिए सब कुछ कर रखा है आपके लिए। लेकिन नज़र पता है किसे लगी? नज़र तो उसे उतारनी चाहिए जिसके पास ये बेसिक नेसेसिटीज़ को जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है, राइट। जैसे कि एक रिक्शे वाला, वो आपसे 20, 30, 40 रुपये लेकर पूरा रिक्शा खींचेगा और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। नज़र तो उसे लगी है कि उसे ऐसा जीवन मिला है जिसमें वो बेसिक नेसेसिटी जुटाने के लिए भी रिक्शा खींचना पड़ता है। एक ठेले वाला जो सब्जी बेच रहा है, बेसिक नेसेसिटी जुटाने के लिए भी वो बेचारा ठेले पर सब्जी बेच रहा है, उससे भी आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, राइट। वो बोल रहा है 20 रुपये किलो है सर, 20 रुपये किलो, और आप कह रहे हैं 20 रुपये किलो महंगा लगा रहा है, 15 रुपये किलो दे रहा है, तो बता वरना नहीं लूंगा। तो अब 5 रुपये के लिए आप उससे क्या कर रहे हैं? बार्गेनिंग कर रहे हैं। नज़र तो उससे लग गई कि 5 रुपये जैसी चीज़ के लिए आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, बल्कि 5 नहीं 500 रुपये आप किसी रेस्टोरेंट में यूं ही उड़ा देते हैं, और 50 या 100 रुपये तो उस रेस्टोरेंट के वेटर को टिप दे आते हैं उसकी सैलरी से एक्स्ट्रा। तो नज़र तो उसे लगी है जो 5 रुपये तक के लिए स्ट्रगल कर रहा है, समझ में ना बात। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई गरीब है और उसे ये नज़र लग गई है कि भाई मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है 5-5 रुपये के लिए, तो उसकी नज़र कैसे उतरेगी, है ना। आपके लिए तो नज़र उतारने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हम घर वाले करते हैं, उसकी ये नज़र कैसे उतरेगी?
आज मैं आपको बताऊंगा उसकी नज़र ऐसे उतरेगी कि एक गरीब बच्चे ने अपने लिए ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा काम किया कि दुनिया ने देखा कि उसने अपनी नज़र खुद उतार ली। और वो बच्चा है एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले की बेटी। और उसने पता क्या किया, उसने सीए के एग्ज़ाम में, उसने सीए के एग्ज़ाम में ऑल ओवर इंडिया टॉप किया, रैंक 1 आई। ठीक है, जिसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, वो आज टॉप मोस्ट कंपनी में वो लड़की काम कर रही है। उसको एक बहुत शानदार घर उसकी कंपनी की तरफ से मिला, गाड़ी मिली और एक शानदार शानदार नौकरी मिली। राइट, उस गरीब बच्चे ने अपनी जिंदगी, अपना फैसला लिया और अपनी किस्मत को खुद बदल दिया और समाज की नज़रों में उसने अपनी नज़र खुद उतार ली। तो आइए देखते हैं उसका स्ट्रगल कैसे काम करता है। शायद हम में से किसी को ही उस स्ट्रगल की जरूरत है और उससे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है कि उसने अपने स्ट्रगल को कैसे जिया और आज सीए में टॉप किया। सीए की इम्तिहान में टॉप करने वाली ऑटो रिक्शा चालक की बेटी प्रेमा को नौकरी मिल गई। इंडियन बैंक ने प्रेमा को नौकरी दी है। प्रेमा बहुत खुश है क्योंकि एक दिन पहले ही सीए की परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान हुआ था और दूसरे ही दिन नौकरी मिल गई। मुंबई से सटे मलाड में रहने वाली प्रेमा का कहना है कि उसने सीए की परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत की थी और माता पिता ने भी पूरा सहयोग दिया। 6 मंथ्स का तो 5 to 6 मंथ्स का पूरा स्टडीज में ही डिवोट किया टाइम। कुछ एंजॉयमेंट नहीं, मूवीज नहीं, कुछ नहीं। फैमिली में कुछ फंक्शंस भी होता तो हार्डली 1 or 2 आवर्स हम लोग स्पेंड कर पाए एंड उसके अलावा ओनली स्टडीज में हम लोग कॉन्सेंट्रेट किए थे। इंडियन बैंक ने प्रेमा को नौकरी के साथ ही मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी लोखंडवाला में एक फ्लैट भी दिया है। प्रेमा के पिता जय कुमार अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। उन्हें सब कुछ एक सपना लग रहा है। ये तो सपना लगेगा, आपने तो बहुत खुश हो गया, इतना पास किया बोले तो बहुत खुश हो गया। और इससे और क्या बनता, बच्चा लोग इतना नाम कमा के देते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि पैसों की किल्लत के कारण कई बच्चों को अपनी पढ़ाई आधी अधूरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन प्रेमा जयकुमार ने सीए की परीक्षा में अव्वल आकर ये साबित कर दिया, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं बल्कि इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। संदीप शुक्ला के साथ शाहिद अंसारी, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। मैम हमें बताना चाहेंगी हाउ वाज दिस एंटायर जर्नी? इनिशियली जब स्टार्ट किया था मैंने बीकॉम, मेरा डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना सीए करियर। सो उसके बाद इनिशियली थोड़ा टफ था क्योंकि मैंने बीकॉम में मैंने सेकंड आई थी मुंबई यूनिवर्सिटी में। सो उसमें से मुझे स्कॉलरशिप मिला था एंड उस मनी से मैंने सीए करियर मैंने स्टार्ट किया। सो आज मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाई। सो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत Aishwarya or Sachin, any question you want to ask her? आपको ये विश्वास कैसे था कि मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ और मेरे में ये टैलेंट है? मैं जब 12th पढ़ती थी, मुझे जो पढ़ाते थे प्रोफेसर सीए थे, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया सीए के बारे में, उन्होंने भी मुझे गाइड किए थे। सो उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला एंड तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना ही है। सो आफ्टर 12 बट आई कुडंट स्टार्ट, सो मैंने बीकॉम के बाद मैंने स्टार्ट किया। देन तो मैंने डिसाइड किया मुझे एनी हाउ सीए पास करना ही है। सो आज मैंने कम्प्लीटली सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया। ये जो एनी हाउ वाली बात है, ये आपने आपके माता पिता को कैसे बताया? उन्हें कैसे कन्वे किया कि ये जो भी है मुझे इस मकाम तक जाना ही है? जरूर, जैसे कि मैंने बताया, मेरे तो मम्मी पापा का इतना आइडिया नहीं था कि सीए करियर के बारे में। सो मैंने ही डिसाइड किया कि जैसे प्रोफेसर का गाइडेंस जैसे था, तो उनसे मुझे पता चला कि फिर मैं सीए स्टार्ट करूं। सो मेरे पेरेंट्स भी मुझे एनकरेज किए, जो भी तुमने स्टार्ट किया है तुम सक्सेसफुली कर पाएंगे। उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं सक्सेसफुली यहाँ पे कर पाई। प्रेमा, आपकी जो कहानी है उस पर हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, देखते हैं। Prema Jayakumar, topper in the Chartered Accountancy examination, will wait to complete her articleship before taking up any job offers that come her way. A day after Midday published a story on her accomplishment, the phone at a Malad residence in Mumbai has not stopped ringing. Several well-wishers, including the topper from the previous exam, telephoned to acknowledge her feat. She also received a call from a company who wanted to offer her a job. Okay, fantastic. प्रेमा, हमारी तरफ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट है ऑफ अप्रिसिएशन एंड कंग्रेचुलेशन, कॉम्प्लीमेंट्स ऐश्वर्या। Thank you so much. Thank you. Thank you. Your inspiration to many to
तो समझे कुछ? अगर आप चाहें तो सिर्फ अपनी मेहनत से और जो प्रेमा ने बोला अपनी इच्छा शक्ति से आप उस गरीबी के कलंक को मिटा सकते हैं। कोई भी गरीब बच्चा ऊपर वाले की मर्जी से गरीब है, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी पावर से, अपनी विल पावर से उस चीज़ को ओवरकम कर सकता है और किसी टफ एग्ज़ाम में, टफेस्ट एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप प्रेमा की इंस्पिरेशन स्टोरी से ज़रूर 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 सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, डेली पढ़ेंगे। उसने बोला मैं 5 से 6 महीने लगातार पढ़ती रही, कोई फंक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ भुलाकर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपके फैमिली फंक्शंस हो, चाहे आपके किसी इंजॉयमेंट की कोई भी चीज़ हो, सब कुछ भुलाकर जी जान से सिर्फ एक ही लक्ष्य की तरफ अपने नज़र गड़ाएंगे। अर्जुन की आँख की तरह जिसका तीर सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख पर था, उसकी तरह मेहनत करते जाएंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नई इंस्पिरेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ जानदार शानदार नया करते रहिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में।